हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अध्ययन। आज से हम कंप्यूटर के संबंध में पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर का जो कंप्लीट कोर्स है और विशिष्ट रूप से मैं बात करूं, मध्य प्रदेश प्रशासनिक परीक्षा जो मुख्य परीक्षा होती है एमपीपीएससी की, उसका जो पेपर थर्ड होता है उसमें खंड ब होता है। ऐसे पेपर थर्ड में दो पोर्शन होते हैं, एक पार्ट ए होता है, एक पार्ट बी होता है। तो पार्ट बी में विज्ञान तकनीकी एवं जन स्वास्थ्य से संबंधित है। उसमें यूनिट 3 होती है, ऐसे 5 यूनिट होती है खंड ब में। तो यूनिट 3 में भी कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित ये टॉपिक है। तो सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। बहुत ही शानदार मैंने कई कोचिंग के नोट्स, जैसे कि मैं श्रेय देना चाहूँगा आई मैग्नस और हिंद एकेडमी और कुछ किताबों के माध्यम से, इंटरनेट विकिपीडिया के माध्यम से कंटेंट को मैंने इसमें बनाया हुआ है। बहुत ही शानदार है। और पुराने साल के प्रीवियस ईयर के पेपरों को भी देखते हुए हर एक क्वेश्चन का जो लेवल है और वर्ड शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए ये हर एक फॉर्मेट के हिसाब से जो मिसलेशियस टॉपिक होते हैं उनको भी इसमें कवर किया गया है। तो इसमें देखते हैं जो सिलेबस दिया गया है एमपीपीएससी की वेबसाइट पर, जो सिलेबस अपलोडेड है उसके कॉपी किया हुआ है। ये है कंप्यूटर के प्रकार, विशेषता एवं पीढ़ी यानी जनरेशन, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उपयोग, कंप्यूटर की भाषाएं का जो सामान्य ज्ञान है जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, इंटरनेट और ईमेल, सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस। और आगे है जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आधारभूत ज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, विभिन्न उपयोगी पोर्टल हैं, वेबसाइट तथा वेब पेजेस। इन सब के बारे में एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से मैंने इस नोट्स के माध्यम से आप देख सकते हैं। कम से कम अच्छा खासा टाइम लेगा ये, लेकिन क्या है कि टाइम तो लेगा अच्छा खासा। आप देख सकते हैं इसमें कम से कम 150 के समथिंग पेज बने हैं, 162-63 पेज बने हुए हैं इसमें। तो टाइम तो लेगा, लेकिन क्या है कि सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन, और एमपीपीएससी नहीं किसी भी अदर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है कंप्यूटर के प्रकार, विशेषता एवं पीढ़ी, जनरेशन। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन कंप्यूटर के प्रकार, यानी सबसे इस वाले टॉपिक को उठाएंगे। तो सबसे पहले अपन जो रूपरेखा होती है उसको देखते हैं। कंप्यूटर, देखो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। कंप्यूटर ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं अपन, किसी भी किताब को उठाते हैं शब्द मिल जाता है भाई। कंप्यूट का मतलब कहता है गणना करना। तो इसकी परिभाषा को देखते हैं। जैसे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है भाई। बिजली जब अपन देते हैं उसके बाद में ही ये कंप्यूटर ऑपरेट होता है, वो तो है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो निर्धारित आंकड़ों को दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रसंस्करण के द्वारा उपयोगकर्ता को उपयोगी सूचना या परिणाम प्रदान करते हैं। एक देखो सबसे पहले क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो निर्धारित आंकड़ों, जैसे भाई अपन जोड़ बाकी गुणा भाग करना चाहते हैं, लेटर सपोज है ना। तो जो आंकड़े हो जाते हैं, मान लो अपन ने 426 धन 222 इसका अपन ने आंकड़ा दे दिया है, ठीक है, और कमांड दे दी अपन ने, तो उसी के हिसाब से वो प्रोसेस करेगा और अपन को जो डिस्प्ले पे आउटपुट दे देगा वो, यानी उपयोगकर्ता को तो परिणाम प्रदान कर। तो यही क्या होती है, इसका परिभाषा हो जाती है। यानी क्या परिभाषा हो जाएगी, कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो निर्धारित आंकड़ों को दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग करता है, यानी प्रसंस्करण के द्वारा उपयोगकर्ता को उपयोगी सूचना या परिणाम प्रदान करते हैं। अब देखते हैं जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, यदि एमपीपीएससी डायरेक्ट पूछता है कंप्यूटर क्या है, तो एक यहाँ पर शब्द लिख देंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार परिभाषा, तो ज़्यादा इफेक्टिव होती है चीज़ें ये। तो इसके अनुसार परिभाषा क्या हो जाती,
देखो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यहाँ पे अपन ने इलेक्ट्रॉनिक एक सादा भाषा में बोल दिया कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, डिवाइस है जो निर्धारित आंकड़ों को दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रसंस्करण के द्वारा उपयोगकर्ता को उपयोगी सूचना परिणाम देती है। देखो बात वही रहती है लेकिन थोड़ा सा क्या मॉडिफाइड वे में बोला जाता है। तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, अब कंप्यूटर का फुल फॉर्म देख लेते हैं। देखो कंप्यूटर का जो स्पेलिंग होती है COMPUTER। तो C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलर, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर ट्रेड, E फॉर एजुकेशन, R फॉर एंड रिसर्च। तो क्या हो जाता है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पार्टिकुलर यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। एक बात सामान्य ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि 2 दिसंबर के दिन, 2 दिसंबर को अपन क्या मनाते हैं, 2 दिसंबर को संपूर्ण विश्व में कंप्यूटर के संबंध में साक्षरता की जागरूकता के लिए कि भाई लोग कंप्यूटर को समझें, कंप्यूटर को जानें, कंप्यूटर के बारे में जागरूक हों, है ना। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। देखो अभी तक अपन ने क्या देखा, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई है, जिसका मतलब होता है गणना करना। परिभाषा अपन ने 2 परिभाषा दी कि सामान्य परिभाषा, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो निर्धारित आंकड़ों को दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रसंस्करण के द्वारा उपयोगकर्ता को उपयोगी सूचना या परिणाम दे देते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार क्या है, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और यहाँ भी अपन लिख सकते हैं कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या मशीन है जो निर्धारित आंकड़ों को ऐसे कर सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, ये शब्द थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये वाली लाइन एक छोटा सा ही सेंटेंस है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण लॉजिकल गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। फुल फॉर्म देख लिया, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पार्टिकुलर यूज फॉर ट्रेड एंड एजुकेशन रिसर्च। 2 दिसंबर को भाई संपूर्ण विश्व में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं भैया क्या कि कार्य प्रणाली के बारे में देखते हैं। कंप्यूटर को जो भी कमांड दिया जाता है, कमांड मतलब इंस्ट्रक्शन दिया जाता है जो भी ना, उसे इनपुट डिवाइस की मदद से दिया जाता है। देखो अपन ने जैसे मैं मान लो अपना नाम भी लिख रहा हूँ SU, है ना, ऐसे अपने चैनल का नाम लिख रहा हूँ ESAM, तो मैं जब कीबोर्ड में प्रेस करूँगा तभी तो कंप्यूटर बजाएगा। तो इनपुट डिवाइस की मदद से कमांड दिया जाता है कंप्यूटर में। ठीक है, तो कभी और या फिर माउस की मदद से, ऐसे जो वर्चुअल कीबोर्ड होता है भाई, माउस की मदद से भी अपन कमांड दे सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं। जो इनपुट दे रहे हैं उसको कमांड कह रहे हैं। तो कंप्यूटर को जो भी कमांड दिया जाता है, कमांड इनपुट डिवाइस के माध्यम से दिया जाता है। और इनपुट देने के बाद में कंप्यूटर CPU की मदद से कमांड पर काम करता है। यानी प्रोसेसिंग का काम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, वही करती है। इसके बाद में अपन मॉनिटर जो होता है उस पर अपन रिजल्ट देख लेते हैं। देखो 3 प्रोसेस होती हैं कंप्यूटर में, ये डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है। एक कीबोर्ड या माउस के माध्यम से अपन इनपुट देते हैं, कमांड देते हैं कंप्यूटर में। फिर उसके बाद में जो CPU आता है, CPU में कंट्रोल, ALU, CPU, है ना, रजिस्टर, मेमोरी, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, आगे बहुत अच्छे से देखेंगे इसके बारे में। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये क्या प्रसंस्करण करते हैं, जो कमांड दी गई उस पर काम करता है। इसके बाद में ये आउटपुट पहुंचा देता है मॉनिटर के माध्यम से या प्रिंटर के माध्यम से, अपन आउटपुट ले लेते हैं। 3 डिवाइस, 3 स्टेप होती है, मतलब इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ठीक है, तो प्रणाली ये हो जाती है। इसमें थोड़ा सा बताया गया है। देखो इनपुट क्या होता है कि जो भी सूचना निर्देश दिया जाता है इनपुट कहलाता है। सूचना निर्देश देने में जो भी उपकरण हमारी मदद करते हैं इनपुट उपकरण कहते हैं। निर्देश दिया जाता है इनपुट, और जो भी उपकरण हमारी मदद करने, निर्देश देने के लिए इनपुट उपकरण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कीबोर्ड, माउस, वेनर, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, बारकोड, OMR वगैरह ये सब होते हैं। प्रोसेसिंग में इनपुट डाटा को प्रोसेस करना प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, ये प्रोसेसिंग का कार्य कौन करता है, CPU कर रहा है। और अगला है आउटपुट, प्रोसेसिंग के बाद में जो रिजल्ट मिल रहा हो तो आउटपुट कहते हैं। और कंप्यूटर को रिजल्ट प्राप्त करने में जो भी उपकरण मदद करता है उसको आउटपुट उपकरण कहते हैं। ठीक है, ये बात तो हो जाती है हमारी। उदाहरण दिए मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन वगैरह। जो घटक होते हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, ये 3 घटक होते हैं। सिंपल सी पूछ लिया है कभी कभी एग्जाम में।
अब इम्पोर्टेंट बात होती है, अभी तक जो मेन टॉपिक उस पर नहीं गए अपन, जो अपन रूपरेखा के बारे में देख रहे हैं, अपन कंप्यूटर के बारे में अपन अभी तक देखा अपन ने कि कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। ग्रीक भाषा का शब्द होता है जो कि इसका मतलब होता है गणना करना। परिभाषा देखी, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्या होती है, जो कमांड होती है ना, उसको प्रसंस्करण करती है और आउटपुट मिल जाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार देख लिया, स्वचालित मशीन है जो कि तार्किक जो गणनाएं करती हैं, ठीक है, और अपन को आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद फुल फॉर्म देखा था उसके बारे में, प्रोसेसिंग का विधि क्या होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं। अब देख रहे हैं अपन की विशेषता क्या है इसकी। तो देखो, गति, कंप्यूटर तीव्रता से अपना कार्य करता है। ये एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर की विशेषताओं को वर्णन कीजिए, कंप्यूटर की विशेषता लिखिए, है ना। डिमांड के हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं। कितने मार्क्स में पूछा गया है, जैसे कि 10 नंबर में पूछा है, 11 नंबर में, 7 नंबर में, उसके हिसाब से अपन लिख सकते हैं इसको। तो गति है, तो कंप्यूटर तीव्रता से अपने कार्य को करता है। इनकी गति को MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। शुद्धता, सटीकता के बारे में बात करें अपन, देखो कंप्यूटर कोई गलत काम तो नहीं करता है, जो भी अपन ने इंस्ट्रक्शन दिया है उसके हिसाब से, यदि हाँ ह्यूमन मिस्टेक है, यानी अपन ही यदि इसको गलत कमांड दे रहे हैं तो आउटपुट गलत निकालेगा, यानी। लेकिन क्या है कि कंप्यूटर एक साथ अरबों गणनाएं कर सकता है, 100% शुद्धता के साथ कार्य कर सकता है, यानी त्रुटि रहित कार्य करता है। देखो अपन ने दो बात करी, गति, कंप्यूटर तीव्रता के साथ अपने कार्य को करता है। इनकी जो गति होती है MIPS में मापी जाती है। शुद्धता, अरबों गणनाएं एक साथ कर सकता है, 100% शुद्धता के साथ कर सकता है, कोई त्रुटि नहीं होती है। गोपनीयता के बारे में, भाई उसमें पासवर्ड डाल के रखते हैं अपन, ठीक है, तो कोई भी अपन छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता है, अपन देख नहीं सकता है, ठीक है। तो पासवर्ड के द्वारा कंप्यूटर के कार्य को गोपनीय बनाया जा सकता है। अगला है स्वचालित है, एक बार चालू कर दो भैया, एक बार निर्देश दे दो, अपने आप चलता रहता है वो, है ना। कंप्यूटर, मान लो मुझे सॉन्ग सुनना है, तो एक बार अपन ने कमांड दे दिया, पूरी लिस्ट को लगा दिए, प्ले लिस्ट को, तो अपने आप गाने चेंज करता रहता है, अपन को बार बार जाने की जरूरत तो होती नहीं है। तो एक बार निर्देश दिए जाने के बाद कंप्यूटर स्वतः ही अपने कार्य को संपन्न करता है, उसे बार बार मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखो अभी अपन ने कौन कौन सी विशेषता पढ़ी, गति पढ़ ली कि भाई कंप्यूटर अपने कार्य को बहुत तेज़ी से करता है, इसकी गति को MIPS में मापते हैं। शुद्धता, बहुत शुद्ध तरीका से काम करता है, 100% अपन को रिजल्ट देता है, ठीक है, कोई त्रुटि नहीं करता है। गोपनीयता, अपन उसमें पासवर्ड डाल दें तो वो क्या कहता है, वो गोपनीय बना रहता है। स्वचालित, एक बार इंस्ट्रक्शन कमांड दे दो, ठीक है, और स्वचालित स्वतः ही अपने कार्य को संपन्न करता रहता है। उच्च भंडारण क्षमता, भाई आजकल तो बहुत ज़्यादा उच्च भंडारण क्षमता हो गई होगी, ठीक है, टीवी है ना, टीवी तक वो हार्ड डिस्क वगैरह, ये फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ये सब आने लगी हैं, तो उच्च भंडारण क्षमता हो गई। तो कंप्यूटर की आंकड़ों और सूचना ग्रहण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, अत्यधिक होती है। तो कंप्यूटर के बाह्य और आंतरिक संग्रहण माध्यमों जैसे कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप में असीमित डाटा और सूचनाओं का संग्रहण किया जा सकता है। स्थायी भंडारण क्षमता, कंप्यूटर में प्रयुक्त मेमोरी को डाटा, सूचना और स्थायी निर्देशों के साथ स्थायी भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जल्दी निर्णय लेने की क्षमता, कंप्यूटर परिस्थितियों का विश्लेषण कर पूर्व में दिए गए निर्देशों के आधार पर तीव्र जो कैश मेमोरी उसमें क्या वो सेव कर लेता है, तो उसके हिसाब से खट से अपने को, मान लो अपन ने कोई पहले चीज़ टाइप करी, जब दोबारा से अपन कर रहे हैं तो वो पहले ही रिकमेंड कर देता, भाई ये चीज़ आपने टाइप करी थी, इसको आप लेना चाहते हो तो आप डायरेक्ट ही उसको सेट कर दो वहाँ पे, तो जल्दी निर्णय लेने की भी क्षमता होती है। वर्सैलिटी यानी विविधता के बारे में, कंप्यूटर के साथ विभिन्न प्रकार के कार्य को संपन्न किया जा सकता है। आधुनिक कंप्यूटर अलग अलग तरह के कार्य एक साथ, भाई कई टाइप की विंडो खोल ली, कोई अपना विकिपीडिया में पढ़ रहा है, कोई यूट्यूब चला रहा है, कोई गेम खेल रहा है, तो अलग अलग कार्य कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कम लागत और आकार, तकनीकी विकास के कारण अभी जो, यदि अपन पहले जनरेशन के बारे में आगे जनरेशन पढ़ेंगे तो पहले बहुत महंगे होते, लेकिन अभी 5th जनरेशन के में अपन जी रहे हैं 2024 में, तो इनकी लागत और आकार दोनों ही कम हो गए हैं, ठीक है। सोचने की शक्ति और भावनाओं का हमारा, ये इनका ड्रॉबैक है एक टाइप से, लेकिन कंप्यूटर केवल दिए गए निर्देशों का पालन करता है, अपने मन से थोड़ी कर पाता है वो, और स्वयं की सोचने की क्षमता नहीं है उसमें, ठीक है। उसका IQ लेवल 0 होता है, भाई यस, IQ 0 होता है। कर्मठ था, भाई थकता नहीं है वो, बिना बोरियत के लंबे समय तक, जब तक बिजली है
है ना। जब तक पावर सप्लाई तब तक काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही गति सटीकता से, बिना थके बोरियत, लंबे तीव्र गति से उसी रेट से काम कर रहा है। विश्वसनीयता, ठीक है, अपन ने जो कमांड दी है उसकी अकॉर्डिंग अपन को आउटपुट मिलेगा, तो विश्वसनीय मशीन है, ठीक है, रिलायबल है वो। तो महत्वपूर्ण सूचना संग्रहण किया जा सकता है। देखो अपन ने कौन कौन सी इसकी विशेषता पढ़ी, एक बार देखते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ी गति, ठीक है, तीव्र गति से करते हैं, MIPS बनाते हैं। शुद्धता, अरबों गणना कर सकता है, कोई त्रुटि नहीं होती इसमें। गोपनीयता, पासवर्ड डाल सकते हैं। स्वचालित, एक बार इंस्ट्रक्शन दे दो अपने आप काम करता रहता है, ठीक है, अपन को हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। उच्च भंडारण क्षमता, ठीक है, कई TB, मेगा फ्लॉप्स, गीगा फ्लॉप्स, गीगा में अपन, GB में अपन डाटा को संग्रहित कर सकते हैं। स्थायी भंडार, परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है, और जल्दी निर्णय लेने, जो पहले जो कोई अपन ने काम किया उसको रिकमेंड कर देता है वो, तो तीव्र निर्णय लेने की विविधता, एक साथ कई सारे कार्य संपन्न कर सकते हैं अपन। गाना भी लगा सकते हैं, सुन सकते हैं, यूट्यूब चला सकते हैं, विकिपीडिया, है ना, कोई सर्च कर सकते हैं किसी चीज़ों को, है ना, और कोई भी काम कर सकते हैं। कम लागत और आकार और लागत बहुत छोटे हुए हैं, ठीक है, सस्ते 25-30 हज़ार में अच्छे लैपटॉप मिल जाते हैं। सोचने शक्ति और भावनाओं का अभाव है, तो समझ रही हैं। कर्मठता मतलब बोरिंग थोड़ी होता है, कोई थकता थोड़ी, बिजली अपन सप्लाई प्रॉपर तरीक़ा से मिल रही है तो आराम से काम करता रहेगा। विश्वसनीयता, विश्वसनीय है, इसमें महत्वपूर्ण सूचनाओं को संग्रहण के, पासवर्ड लगा दो तो भाई कोई छेड़छाड़ी नहीं कर सकता है। तो इस टाइप से अभी तक अपन ने जो कंप्यूटर के संबंध में क्या क्या पढ़ा, अभी से सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। उसके पश्चात जो देखा गया था, ये कहाँ से आ गया, कंप्यूटर के बारे में जो परिभाषा वगैरह देखी थी, इसका प्रोसेसिंग क्या होता है और विशेषता क्या होती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, कंप्यूटर के प्रकार, जो कि सिलेबस में सबसे पहली लाइन लिखी हुई है। तो स्टार्टिंग करते हैं कंप्यूटर के प्रकार से। देखो ये पहले तो थोड़ा सा डायग्राम बना दिया है, इसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ समझ में आ सकती है। क्लासिफिकेशन, ठीक है, आकार के आधार पर, साइज के आधार पर, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, ये 4 टाइप के बहुत इंपॉर्टेंट कंप्यूटर होते हैं। उसके बाद में उसकी उपयोग के आधार पर अपन देखें, अनुप्रयोग के आधार पर, है ना, बाई एप्लीकेशन, बाई एप्लीकेशन, उपयोग के आधार पर, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, फिर उसके उद्देश्य के आधार पर, यानी जनरल और स्पेशल। तो 3 टाइप में विभाजन होता है कंप्यूटर का, आकार के आधार पर, अनुप्रयोग के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आकार के आधार पर। देखो आकार के आधार पर भी मुख्यतः अपन 4 भागों में बांटते हैं, लेकिन अभी इसमें 5 भागों में पढ़ेंगे अपन। वो क्या है, माइक्रो कंप्यूटर का ही छोटा सा पार्ट होता है, भाग होता है, कैसे बोल सकते हैं। देखो माइक्रो कंप्यूटर के बारे में बात करें तो सबसे पहले शुरुआत होती है इस सन 1970 में। तकनीकी क्षेत्र में क्रांतिकारी आविष्कार होता है जो, और क्या, माइक्रो प्रोसेसर का विकास होता है, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। और इससे क्या होता है, सस्ती कंप्यूटर प्रणाली बनाना संभव होता है, किससे, माइक्रो प्रोसेसर से। तो माइक्रो कंप्यूटर व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, और यह कंप्यूटर एक डेस्क में, एक ब्रीफ केस में रखे जाते हैं। देखो यहाँ से अपन देखते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, एक डेस्क में रखे जाते हैं, ठीक है। और ये कब संभव हुआ, जब 70 में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हो जाता है। तब एक कंप्यूटर कीमत में सस्ते और आकार में छोटे होते हैं, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर आ जाता है, इसलिए इन्हें व्यक्तिगत उपयोग के लिए घर में लगाया जा सकता है, और पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर में एक ही CPU का उपयोग होता है, इसकी सूचना संग्रहण क्षमता भी कमी होती है, जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, स्मार्टफोन, पामटॉप इत्यादि। देखो अपन ने क्या देखा, माइक्रो कंप्यूटर सन 1970 में तकनीकी क्षेत्र में आविष्कार होता है, यानी माइक्रो प्रोसेसर का आ जाता है, तो इसलिए इसका सस्ती कंप्यूटर बनाना संभव होता है। तो माइक्रो कंप्यूटर व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, और एक डेस्क के ब्रीफ केस में इनको रखा जा सकता है। सस्ते होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, और उनको घर में उपयोग कर सकते हैं, इसलिए इन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक है। एक ही माइक्रो कंप्यूटर में एक ही CPU का उपयोग होता है, संगणन क्षमता भी सीमित होती है। उदाहरण के तौर पर डेस्कटॉप, लैपटॉप, पामटॉप वगैरह ये सब हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर अपन देख रहे हैं, ठीक है।
वर्क स्टेशन, देखो वर्क स्टेशन माइक्रो कंप्यूटर के समान ही होते हैं, लेकिन ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में थोड़ा ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। इन्हें विशेष रूप से जटिल कार्य करना होता है तब इनको लगाया जाता है। और इन कंप्यूटरों में माइक्रो कंप्यूटर के सभी गुण मौजूद होते हैं, यानी घर पे ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई सिंगल यूजर के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। इनके कार्य करने की क्षमता मिनी कंप्यूटर के समान होती है, ठीक है। ऐसे साइंटिस्ट, इंजीनियर दूसरे, अभी अपन मिनी कंप्यूटर को देखेंगे, यानी ये दोनों के बीच की शैली हो जाती है एक टाइप से ना। अब आते हैं मिनी कंप्यूटर पे। देखो मिनी कंप्यूटर मीडियम आकार के कंप्यूटर होते हैं, आकार में अपेक्षाकृत माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में थोड़े बड़े होते हैं और उपयोग ज़्यादातर छोटी या मध्यम स्तर की कंपनियों में किया जाता है। और इनमें जो कंप्यूटरों की संख्या 5 से 200 की समथिंग तक हो सकती है। और मिनी कंप्यूटर होते हैं, इसमें एक से अधिक यूजर, उसमें भाई एक टाइम पे एक यूजर यानी एक ही CPU उपयोग होता था, और इनमें एक से अधिक CPU भी लगा सकते हैं, एक से अधिक यूजर भी उपयोग कर सकता है इसको। मिनी कंप्यूटर का भी यातायात में यात्रियों की जो आरक्षण प्रणाली वगैरह होती है, बैंकिंग में कार्य होता है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखो अभी अपन ने मेन फ्रेम कंप्यूटर पढ़ा। मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या था, ये पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं, कीमत में सस्ते, आकार में छोटे, या व्यक्तिगत उपयोग के लिए होते हैं। एक ही CPU का उपयोग होता है और संगणन क्षमता इसकी बहुत छोटी होती है और व्यक्तिगत उपयोग के लिए होते हैं, इसलिए इनको पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। और एक डेस्क या ब्रीफ कीप में रखा जा सकता है। दूसरा होता है वर्क स्टेशन और लैपटॉप, डेस्कटॉप पर। ये क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर थोड़े से क्या होते हैं, ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और उसी के समान होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर के समान है। जटिल कार्य करने में इनका उपयोग किया जाता है और मिनी कंप्यूटर की समान क्षमता होती है। इसमें क्या रहता है, सिंगल यूजर के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, ठीक है। गुण माइक्रो कंप्यूटर के जैसे होते हैं। अब मिनी कंप्यूटर के बारे में बात करें तो इसमें क्या है कि एक से ज़्यादा यूजर काम कर सकते हैं, क्यों, और उसमें एक से ज़्यादा CPU लगे रहते हैं, ठीक है। और अपेक्षाकृत माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े बड़े होते हैं। छोटी या मध्यम कंपनियों में इनका उपयोग होता है। 5 से 200 तक कंप्यूटरों की संख्या जुड़े होते हैं ना। और जो यात्रियों के लिए रिजर्वेशन सिस्टम, आरक्षण प्रणाली, बैंकिंग कार्य में इनका इस्तेमाल होता है। अगला है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में किससे, मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं। उनकी भंडारण क्षमता भी बड़ी होती है, इनसे बहुत अधिक होती है। मिनी कंप्यूटर से तीव्रता से भी काम करते हैं, डाटा प्रोसेसिंग करने की क्षमता भी ज़्यादा होती है इनकी। मिनी कंप्यूटर 24 घंटे कार्य कर सकता है, ठीक है। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर लाखों करोड़ छोटे बड़ी गणना भी कर सकता है। इसमें जो सैकड़ों यूजर एक साथ काम कर सकते हैं, या इसलिए इनका प्रयोग बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़ी बड़ी बैंकों में, सरकारी विभाग में सेंट्रल कंप्यूटर के रूप में किया जाता है इनका, ठीक है। जैसे आरक्षण प्रणाली में बहुत, रेलवे का जो सिस्टम रहता है बैंकों में, यहाँ पर भी इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। ऑल इन मतलब तो इंडिया लेवल पर बात करें अपन, है ना, बड़े बड़े डिपार्टमेंटों में। सुपर कंप्यूटर 500 फ्लॉप्स की स्पीड होती है, इसकी क्षमता से कार्य करने वाले होते हैं ये, ठीक है। फ्लॉप, इनकी स्पीड को फ्लॉप्स में नापते हैं, ठीक है। और एक सेकंड में अरबों गणनाएं करने वाले होते हैं कंप्यूटर। देखो 500 फ्लॉप की क्षमता से या इससे ज़्यादा की क्षमता से कार्य करने वाले और एक सेकंड में अरबों की गणनाएं करने वाले कंप्यूटर को अपन सुपर कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। सुपर कंप्यूटर का जो सिद्धांत दिया था नॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था, नॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था, ठीक है। इनके सिद्धांत पर कार्य करता है। सुपर कंप्यूटर में अनेक ALU CPU का भाग होते हैं, यानी एक CPU में बहुत सारे ALU लगे होते हैं और प्रत्येक ALU एक निश्चित क्रिया करने के लिए होता है और सभी ALU एक साथ समानांतर प्रक्रिया करते हैं। तो सुपर कंप्यूटर में लाखों प्रोसेसर CPU समानांतर क्रम में कार्य करते हैं, तो इस क्रिया को अपन समानांतर प्रक्रिया कहते हैं। देखो अभी क्या पढ़ा सुपर कंप्यूटर में, 500 फ्लॉप, इन फ्लॉप्स का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकेंड, यानी एक यूनिट होती है स्पीड की इसके संबंध में सुपर कंप्यूटर के लिए। तो 500 फ्लॉप की क्षमता से कार्य करने वाले होते हैं, एक सेकंड में अरबों गणनाएं करने वाले होते हैं। इन्हीं को अपन सुपर कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। इनका जो सिद्धांत है नॉन वॉन न्यूमैन के सिद्धांत पर कार्य करता है सुपर कंप्यूटर। और इसमें एक CPU का जो भाग होता है उसमें बहुत सारे ALU लगे होते हैं और हर एक ALU की निश्चित क्षमता होती है, निश्चित कार्य करने के लिए उनको यूज़ किया जाता है। और ये जो ALU समानांतर प्रक्रिया में लगे रहते हैं, तो सुपर कंप्यूटर में बोल सकते हैं कि लाखों प्रोसेसर CPU समानांतर क्रिया में लगे रहते हैं, इसलिए समानांतर प्रक्रिया कहते हैं इसको। सुपर कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न कार्यों जैसे वैज्ञानिक शोध, प्रयोगशालाओं में शोध में खोज करने, मौसम की भविष्यवाणी, बड़े बड़े कार्य में, है ना, सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करना है, है ना, मिसाइल वगैरह, इन सारे काम बहुत बड़े बड़े कामों में इसका इस्तेमाल होता है। इन सभी कार्य में की जाने वाली गणना है प्रक्रिया जटिल और उच्च कोटि की होती हैं भैया, ठीक है। और शुद्धता भी अपन को चाहिए, इसलिए सुपर कंप्यूटर ही वहाँ पर काम आता है। उदाहरण के लिए अपन बात करें परम,
परम भारतीय सुपर कंप्यूटर होता है जो सीडेक के द्वारा बनाया गया है। अपन आगे देखेंगे सब चीज़ों के बारे में। नेक हो गया, क्रे हो गया, ठीक है। ये सुपर, जैसे यहाँ पे एक डायग्राम में देख रहे हैं, सुपर कंप्यूटर बहुत सारे ऐसे इसमें पैरेलल में लगे हुए हैं, है ना। देखो अभी तक अपन ने चारों कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, दोबारा से फिर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आकार के आधार पर 4 टाइप के होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर देखा था अपन ने कि अपन व्यक्तिगत उपयोग के लिए होते हैं, सस्ते होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, एक ही व्यक्ति उपयोग कर सकता है, एक ही सीपीयू का उपयोग होता है, इसकी जो सूचना संग्रहण क्षमता भी कम होती है, ठीक है। 70 में माइक्रो प्रोसेसर का विकास होता है, उससे क्या है, इसका सस्ते बनाना संभव होता है। इनको घर में भी ले जा सकते हैं, ब्रीफ में भी रख सकते हैं। डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, पामटॉप इसके उदाहरण होते हैं। अगला होता है वर्क स्टेशन। इसी का मतलब उसी के समान होता है माइक्रो कंप्यूटर के, लेकिन जटिल कार्य करने के लिए और थोड़ा सा माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली होता है, ठीक है। इसमें सिंगल यूजर ही काम करता है, ठीक है। कार्य करने की क्षमता मिनी कंप्यूटर के समान ही होती है ऑलमोस्ट। अगला है मिनी कंप्यूटर। ये मिनी कंप्यूटर है ना, मतलब माइक्रो कंप्यूटर से छोटे आकार में बड़े होते हैं, ठीक है। इनकी जो छोटी मोटी कंपनी होते हैं मतलब उनमें इनका इस्तेमाल होता है। इसमें क्या एक से ज़्यादा यूजर काम कर सकते हैं और एक से अधिक सीपीयू लगा सकते हैं, जैसे यात्रियों के आरक्षण वगैरह में, बैंकिंग कार्य में इनका इस्तेमाल होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं, इनकी भंडार क्षमता भी ज़्यादा होती है, ठीक है। प्रोसेसिंग की भी गति ज़्यादा होती है, 24 घंटे कार्य कर सकते हैं, छोटी बड़ी गणनाएँ कर सकते हैं, ठीक है। छोटी बड़ी गणनाएँ कर सकते हैं इसमें, और सैकड़ों यूजर एक साथ कार्य कर सकते हैं। इनका प्रयोग बड़ी बड़ी कंपनियों में किया जाता है, ठीक है। और सरकारी विभाग में सेंट्रल कंप्यूटर यानी हब के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हब, HUB अपन पढ़ते हैं ना स्टार टोपोलॉजी में, आगे पढ़ेंगे सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। रेलवे, बैंकिंग, आरक्षण वगैरह इसमें अपन इस्तेमाल करते हैं। सुपर कंप्यूटर 500 फ्लॉप की क्षमता से कार्य करने वाले और 1 सेकंड में अरबों की गणनाएं करने वाले जो कंप्यूटर हैं उनको सुपर कंप्यूटर की कहते हैं। नॉन वॉन न्यूमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सुपर कंप्यूटर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? नॉन वॉन न्यूमन सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें जो CPU होता है, इसके CPU के अंदर बहुत सारे ALU लगे रहते हैं, और ALU जो हर एक ALU अलग अलग क्रिया करने के लिए लगा रहता है, और सभी ALU एक साथ समानांतर प्रक्रिया करते हैं। और सुपर कंप्यूटर लाखों प्रोसेसर समानांतर प्रक्रिया करते हैं, इसलिए समांतर प्रक्रिया भी कहते हैं इसको, ठीक है। इनका जो इस्तेमाल है अपन विभिन्न वैज्ञानिक शोध अनुसंधान इनमें करते हैं, भविष्यों की भविष्यवाणी करने के लिए करते हैं। बहुत सारी जटिल गणनाएं होती हैं, उच्च कोटि गणना होती हैं, उनको अपन को एक्यूरेसी के साथ में गणना करना होता है, तो इसके लिए अपन इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सैटेलाइट लॉन्च करना है, मिसाइल वगैरह लॉन्च करना है, मौसम की भविष्यवाणी करना है, ठीक है। रडार वगैरह इनकी डायरेक्शन वगैरह देखना है, तो यहाँ पर अपन सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये पिक्चर में दिखाया हुआ है इसी चीज़ों। अब दूसरा आता है अपन अनुप्रयोग के आधार पर इनका वर्गीकरण देखते हैं। देखो अनुप्रयोग की एप्लीकेशन इन 3 टाइप के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो सबसे पहले एनालॉग के बारे में बहुत आसान है, और ठीक है, ऐसे कंप्यूटर जो भौतिक मात्रा यानी फिजिकल क्वांटिटी जो रहती है, जैसे कि अपन बात करें फिजिकल क्वांटिटी, दाब हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर, भैया गर्मी हो गई, हाय 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 पसीना के मारे मरने लगे हम तो, ठीक है, तो गर्मी के मारे, तो दाब, ताप, लंबाई, इन सबको नापने के लिए, जो मापने के लिए जो उनके जो परिणाम होते हैं अंकों में व्यक्त करते हैं। अपनी जो घड़ी होती है टिक टिक कर रही होती है, ठीक है, एनालॉग घड़ी जो कांटे वाली, तो वो भी एनालॉग कंप्यूटर ही है, ठीक है। तो ऐसे कंप्यूटर जो भौतिक मात्रा जैसे दाब, तापमान, लंबाई, आंकड़े, ये सब परिणामों में दिखाते हैं, उनको एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। यानी एनालॉग सिग्नल के द्वारा ही कार्य करते हैं। इनकी जो कार्य करने की क्षमता होती है, गति होती है, इनकी तीव्र होती है, आंकड़ों को ये संग्रहित नहीं कर सकते हैं। एनालॉग कंप्यूटर मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में मात्राओं का अधिक उपयोग होता है, जो क्वांटिटी होती है उनका उपयोग होता है। जैसे कि पेट्रोल पंप में एक एनालॉग कंप्यूटर लगा होता है, जो पंप से निकलने वाली पेट्रोल की मात्रा को नापता है कि कितने 1 लीटर, 2 लीटर, आधा लीटर कितनी पेट्रोल निकली है। उदाहरण के लिए वोल्टमीटर, थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर और जो सामान्य एनालॉग घड़ी होती है, ये एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हो जाते हैं। देखो दोबारा से देखते हैं, एनालॉग कंप्यूटर क्या आते हैं, भौतिक मात्रा जैसे दाब, तापमान, लंबाई, इन सबको उनके परिणामों में, अंकों में व्यक्त करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर कहता है एनालॉग सिग्नल पर कार्य करते हैं, क्षमता इनकी तीव्र होती है, आंकड़ों को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, संग्रहण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर मुख्य रूप से विज्ञान इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं, और ना इन क्षेत्रों में क्योंकि मात्राओं का अधिक उपयोग होता है, पेट्रोल पंप से वगैरह इनसे, है ना, वोल्टमीटर वगैरह, थर्मोमीटर, ये सब होते हैं। डिजिटल वोल्टमीटर जस्ट इसका डिजिटल की फॉर्म में हो जाता है। डिजिटल एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक मशीन होते हैं, अपना सारा कार्य डिजिटल तकनीक से करता है। इसमें बाइनरी डिजिट होती है,
डिजिटल से तात्पर्य बाइनरी डी यानी 0-1 पर ये काम करता है। एनालॉग कंप्यूटर से कम तीव्र होता है, यानी वो तीव्र होता है एनालॉग कंप्यूटर, लेकिन ये थोड़ा सा कम तीव्र। वो देखो एनालॉग कंप्यूटर में अपन संग्रहण नहीं करते हैं सूचनाओं का, लेकिन इसमें क्या है सूचनाओं का संग्रहण कर सकते हैं। ये परिणाम में शुद्ध होते हैं भाई, ये बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा दिखाते हैं ना भाई, ऐसे बिल्कुल घंटा मिनट सेकेंड है ना पूरा दिखाते हैं, लेकिन उसमें अपन एक्यूरेट नहीं लगा सकते ना, तो परिणाम में अधिक शुद्ध होते हैं। ये गणितीय तथा तार्किक गणना है ना, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल, ये प्रॉपर तरीका से अपन इसमें कर सकते हैं। डाटा और प्रोग्राम 0-1 में ही इसमें प्रदर्शित होते हैं इलेक्ट्रॉनिक रूप में, ठीक है। डिजिटल मल्टीमीटर सिंपल हो गया ना, देखो डिजिटल मल्टीमीटर अपना सारा डिजिटल तकनीक से करता है। डिजिटल का मतलब होता है बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम में 0-1 होता है, ठीक है। 0-1 देखें कभी ज़रूरत पड़ी तो, जो बेसिक चीज़ होती है डिजिटल से संबंधित। एनालॉग कंप्यूटर से तीव्र होते हैं और गणितीय तार्किक गणना करने में सक्षम होते हैं, परिणाम अधिक सूखते हैं, सूचनाओं को संग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। 0-1 में अपना परिणाम दिखाते हैं। इसके 4 फंक्शन होते हैं मुख्य रूप से, इनपुट आउटपुट, मुख्य मेमोरी और नियंत्रक इकाई और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उदाहरण के लिए डिजिटल घड़ी बोल दो सीधा साधा। अब आता है अगला होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, हाइब्रिड मतलब संकरित यानी अनेक गुणों से युक्त होने वाले कंप्यूटर, यानी इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण हों, उनको हाइब्रिड कह रहे हैं। हाइब्रिड मतलब कोई भी चीज़ होती है ना, हाइब्रिड का मतलब ये होता है संकरित यानी मिक्स वाली चीज़, यानी तीव्रता भी हो और शुद्धता भी। देखो एनालॉग से तीव्र होता है लेकिन शुद्ध नहीं होता भैया, और डिजिटल क्या होता है तीव्र नहीं होता लेकिन शुद्ध होता है। हाइब्रिड में क्या तीव्र भी शुद्ध है, दोनों विशेषता हो जाए तो इसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। जैसे हॉस्पिटल में लगी जो डिवाइस होती है जो कि हार्ट बीटिंग वगैरह, टेम्परेचर वगैरह, रक्तचाप ये सबको मापती है ना, तो परिणाम कि बाद में डिजिटल भाग के द्वारा अंक में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार रोगी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव इनको अपन तुरंत ही देख सकते हैं। अगला उद्देश्य के आधार पर सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जनरल पर्पज यानी ऐसे कंप्यूटर जिनमें अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है। जनरली अपन काम कर सकते हैं, जैसे कि अपन वर्ड प्रोसेसिंग MS वर्ड पर अपन क्या लेटर टाइप कर सकते हैं, ये सब मैंने PDF बनाई हुई उसी पे बनाई है, ठीक है। दस्तावेज तैयार कर सकते हैं, दस्तावेजों को छापना, डाटाबेस है ना, कार्ड वगैरह ये सब चीज़ों को, बैनर वगैरह ये सब का सामान्य ही काम होते हैं, ठीक है। सामान्य कारणों को ही संपन्न कर सकते हैं। तो साथ ही मनोरंजन, फिल्म वगैरह देखना, गीत सुनना, ये सामान्य काम होते हैं। तो सामान्य जो काम कर सकते हैं अपन, ठीक है, इस कंप्यूटर के माध्यम से, तो उसको सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर कहते हैं। अब विशिष्ट उद्देश्य भाई अपन को सैटेलाइट लॉन्च करना है, ठीक है, तो उसके लिए अपन विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर के चाहिए। ऐसे कंप्यूटर जिन्हें किसी विशेष कार्य के लिए उपयोग किया जाता, तैयार किया जाता है। इनकी CPU की क्षमता उसके कार्य के अनुरूप होती है, ठीक है। इस श्रेणी की कंप्यूटर जैसे हाई कॉन्फ़िगरेशन पर्सनल कंप्यूटर, जैसे मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये सब विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर होते हैं। इसको घर में उपयोग थोड़ी कर सकते हैं इनको। तो इनका मुख्य कार्य ऑडियो मिक्सिंग, वीडियो एडिटिंग, स्पेस कंट्रोल, मेडिकल, यहाँ पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये कंप्यूटर आम PC की तुलना में बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं ना, इनको इस्तेमाल करना आम आदमी की बस से बाहर होता है ना। इनके लिए बहुत तकनीकी भी आवश्यकता होती है। इसका नियंत्रण विशिष्ट उपयोगकर्ता के द्वारा किया जाता है। तो अभी तक अपन ने पहला टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हो गया है। देखो पहले सबसे पहले अपन ने कंप्यूटर के सिलेबस के बारे में देखा कि सिलेबस में क्या क्या है। तो जो कंप्यूटर के प्रकार वाला जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। विशेषता भी अपन ने देख ली। अगला पीढ़ी वाला है तो आगे उसमें देखेंगे। तो अभी तक इतना ही। प्लीज़ जय हिंद जय भारत।